हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं 25 मार्च के सभी करंट अफेयर को। आराम से पूरे सेशन में एंड तक बने रहिए। फैक्ट को एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं 25 मार्च का। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? देखिए, अभी हाल ही में 59th ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा की गई है और यह दिया जाने वाला है विनोद कुमार शुक्ल को। आपको पता है लास्ट ईयर 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड। तो यह दिया गया था संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों को। कौन कौन थे? तो एक तो हैं उर्दू के बहुत ही फेमस कवि और ऑथर गुलजार साहब, और सेकंड है हमारे पास संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रामभद्राचार्य जी। तो इन दोनों को ही 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2024 में। और अब हाल ही में 59 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी के बहुत ही फेमस कवि और ऑथर हैं विनोद कुमार शुक्ल। ये आते हैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है अभी तक। और हिंदी भाषा के लिए मिला तो हिंदी भाषा के 12वें ऑथर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। छत्तीसगढ़ राज्य से आते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के पहले ऑथर जिनको यह अवार्ड दिया गया। अब देखिए, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाएगा विनोद कुमार को, उसके साथ 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। एक जो देवी सरस्वती है उनकी कांस्य की एक प्रतिमा दी जाएगी और एक इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल वैसे तो काफी सारी इनकी रचनाएं हैं, काफी सारे इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन 1999 में इनकी एक किताब बहुत फेमस है जिसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है 1999 में। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लिए दिया जा सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड। 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन पहली बार दिया गया ये 1965 में। 1965 में मलयाली कवि हैं जी शंकर कुरुप। इनकी उस वक्त कविता का एक संकलन था ओड्डुक झल, जो कि लकड़ी की बांसुरी, उसका एक मीनिंग होता है तमिल भाषा में, मलयाली भाषा में। तो मलयाली कवि हैं जी शंकर कुरुप, जिनको 1965 में दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, पहले व्यक्ति। और अब 59 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। और इसके पहले 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दो लोगों को, गुलजार साहब और रामभद्राचार्य जी। क्लियर? आगे आइए। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्षय रोग या फिर टीबी डिसीज के नाम से इसे जाना जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी की बात करते हैं ना, तो ये जिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है उसी के नाम पर इस डिसीज का नाम है टीबी। ये जो बैक्टीरिया है इसे कहा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, पूरा नाम है, और शॉर्ट में हो गया टी और बी। ओके, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है और ह्यूमन बॉडी में फेफड़ों या लंग्स को प्रभावित करता है। ये एक चीज और इंपॉर्टेंट है। तो इस बीमारी के प्रति लोगों में अवेयरनेस लेकर आना है ना। क्या होता है ना, पहले एक एडवर्टाइजमेंट भी आता था कि अगर आपको लगातार एक हफ्ते से ज्यादा खांसी चल रही है ना, तो आपको टीबी हो सकता है, तो आप जांच करवाएं। तो फेफड़े से संबंधित बीमारी है, लंग्स से संबंधित बीमारी है, तो इसके प्रति पूरे वर्ल्ड में लोगों को अवेयर करना, बीमारी के प्रति अवेयरनेस फैलाना और जल्दी इसका इलाज लेने के लिए प्रेरित करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस या टीबी डे को मनाए जाने का। यह 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल।
अब 24 मार्च का दिन क्यों चुना गया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए 24 मार्च को एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कोच। इन्होंने 1882 में टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। ये जो डिसीज है ना, उसका जो बैक्टीरिया है उसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज का श्रेय दिया जाता है 1882 में रॉबर्ट कोच को, और यह खोज हुई थी 24 मार्च को। तो जब इसके 100 साल पूरे हुए खोज के 1982 में, तो इसका शताब्दी वर्ष जो था बैक्टीरिया की खोज का, उस साल पहली बार मनाया गया वर्ल्ड टीबी डे। 100 साल बाद, मतलब पहली बार कब शुरू हुआ है टीबी डे, 1982 में। 2025 की थीम की बात करें तो यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, वर्ल्ड टीबी डे की थीम है 2025 में। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अनाउंस किया था पहली बार, और ये तब से मनाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, अगर हम अदर डिसीज की बात करते हैं और उससे प्रभावित होने वाले ह्यूमन ऑर्गन बॉडी पार्ट की बात करते हैं, तो ये एग्जाम में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। रेबीज, अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मली ये जो नर्व सिस्टम होता है ना, इसको प्रभावित करता है ना। कुत्ते के काटने से क्या फैलता है, रेबीज फैलता है। हेपेटाइटिस ए और बी ये प्रभावित करता है लीवर को। कोविड-19 लंग्स को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ओके, और अल्जाइमर की बात करें तो ये भूलने की बीमारी है, तो ब्रेन से संबंधित डिसीज है। डेंगू की बात करें तो ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है डेंगू, है ना। और चिकन पॉक्स की बात करें तो स्किन को प्रभावित करता है। पायरिया की बात करें तो ये मसूड़ों को प्रभावित करता है, दांतों को, है ना, खून आने लगता है पायरिया। स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये भी लंग्स को या फिर श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। बर्ड फ्लू लंग्स को प्रभावित करेगा। स्कर्वी रोग भी दांतों को या मसूड़ों को प्रभावित करता है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बात हो रही है, लंग्स को प्रभावित करता है। लेप्रोसी की बात करें, कुष्ठ रोग है ये, लेप्रोसी ये प्रभावित करता है स्किन को या फिर नसों को। टाइफाइड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारी है टाइफाइड। मम्स हो जाते हैं, गलसुए हो जाते हैं, वो प्रभावित करते हैं लार ग्रंथियों को। और पोलियो की बात करें तो फिर ये रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर सकता है, मसल्स को प्रभावित कर सकता है। तो ये सारी अदर डिसीज है। पॉज करके एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमने एग्जाम में लगातार देखे, सेंट्रल में स्टेट में आते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे के बारे में बता देता हूं। तो आप सभी के लिए, स्पेशली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बैच है आपके लिए, जहां पर देखिए फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं देशों के बीच में, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया का उसके पड़ोसियों के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट है या कैसे रिलेशन है, इन सभी के बारे में आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए ये बैच है, ध्यान रखिएगा। और आपको साथ ही साथ हर टॉपिक की पीडीएफ भी यहां पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप टेस्ट भी लगा पाएंगे। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कोई भी हर्डल हो तो कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 72 मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो 72वीं मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता या मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है इस साल भारत के तेलंगाना राज्य में। कहां किया जाएगा? तेलंगाना में। यहां पर याद रखिएगा, ये 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। इसके पहले जो 71वीं मिस वर्ल्ड कंपटीशन था, उसका आयोजन भी इंडिया में ही हुआ था, और उस वक्त लास्ट ईयर इसका आयोजन हुआ था मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। तो लास्ट ईयर भी इंडिया में हुई थी 71th मिस वर्ल्ड, और अब 72 मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाएगा तेलंगाना में। 72वां एडिशन है। 7 मई से यह शुरू होगा और 31 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हैदराबाद के ही गाचीबौली स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ये तो 72वीं है, अब जब होगी तो हम विनर देखेंगे। लेकिन यहां पर 71th मिस वर्ल्ड कंपटीशन की बात करें, मार्च 2024 में आयोजन किया गया मुंबई में, महाराष्ट्र में। यहां पर विनर रही थी चेक रिपब्लिक की क्रिस्टिना
प्रित्स्कोवा। तो ये हो जाती है विनर चेक रिपब्लिक की। इस प्रतियोगिता में 112 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और भारत की ओर से हमें रिप्रेजेंट किया था सिनी शेट्टी ने। टॉप 8 में जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद वो बाहर हो गई थी। तो सिनी शेट्टी ने हमको रिप्रेजेंट किया था। मिस वर्ल्ड 71th एडिशन था लास्ट ईयर उसमें। अच्छा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई है? 1951 में, और पहली बार इसका आयोजन हुआ था यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। और उस वक्त विनर स्वीडन की रही थी पहली, किकी हॉकनसन। पहली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली विनर किस देश की थी? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो स्वीडन की। नाम क्या है? किकी हॉकनसन। अब यहां पर इंडिया मिस वर्ल्ड विनर की बात करें, जो इंडिया की ओर से मिस वर्ल्ड कंपटीशन अभी तक कोई जीत कर आया है, तो कितनी महिलाएं हैं ऐसी? 6। सबसे पहली बार रीता फारिया 1966, फिर ऐश्वर्या राय 1994, डायना हैडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में, और मानुषी छिल्लर 2017। तो 7 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 6 हो गई ना। हाँ, तो ये 6 महिलाएं ऐसी है जो कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीत कर आई है इंडिया के लिए। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और विमेंस कैटेगरी दोनों में ही विजेता कौन सा देश रहा? तो कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था कि इस साल 2025 में जो इंग्लैंड में कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है वो एक्चुअल में सेकेंड एडिशन है, और इस सेकेंड एडिशन में मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी दोनों का ही खिताब जीता है इंडिया ने। हमारी इंडिया की जो मेंस कबड्डी टीम है उसने भी ये खिताब जीता, और विमेंस कबड्डी टीम ने भी खिताब अपने नाम किया। और इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों के ही फाइनल में हमने इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है? इंग्लैंड को। दोनों के ही फाइनल में हमने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ओके, तो क्लियर हो जाता है। 17 मार्च से 23 मार्च 2025 तक कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया था। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में एक प्लेस है। मेंस और विमेंस कंपटीशन दोनों में ही इंडिया विनर रहा और इंग्लैंड दोनों में ही रनर अप रहा। सेकेंड एडिशन था। मेंस में टोटल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और विमेंस में टोटल 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2019 में। पहला एडिशन 2019 में हुआ था मलेशिया के मलक्का शहर में। और यहां पर भी इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों ही टीमें, जो इंडियन मेंस कबड्डी टीम है और इंडियन विमेंस कबड्डी टीम है, दोनों ने ही पहला भी एडिशन जीता था और अब दूसरा एडिशन भी जीता है। लेकिन पहले एडिशन में जो मेंस में इंडियन टीम थी उसने हराया था इराक को, तब इराक रनर अप था मेंस कैटेगरी में, और विमेंस कैटेगरी में इंडिया ने हराया था चाइनीज ताइपे की टीम को, तो ये रनर अप थी और इंडिया की दोनों टीमें विनर थी। अब इंडिया की दोनों टीमें विनर है और दोनों ही रनर अप है इंग्लैंड की टीमें सेकेंड एडिशन में। तो ये कबड्डी वर्ल्ड कप है 2025 का इंग्लैंड में आयोजित किया गया। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि अवार्ड के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी है, ध्यान रखना। ओके, अब इसके द्वारा संगीत कला निधि अवार्ड के लिए चुना गया है हाल ही में R.K. श्रीराम कुमार को। आंसर सी, R.K. श्रीराम कुमार, बहुत ही फेमस वायलिन वादक है R.K. श्रीराम कुमार। तो इनको म्यूजिक एकेडमी ने, मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। और एक और अवार्ड है नृत्य कला निधि अवार्ड। यह नृत्य कला निधि अवार्ड दिया जा रहा है भरतनाट्यम के बहुत ही फेमस एक आर्टिस्ट है उर्मिला सत्यनारायणना। तो ये भरतनाट्यम के आर्टिस्ट है, भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती है। तो इन्हें दिया गया नृत्य कला निधि अवार्ड, और यहां पर सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है संगीत कला निधि अवार्ड। तो ये दिया गया किसको? एक वायलिन वादक R.K. श्री राम कुमार। ओके,
तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसकी शुरुआत की गई थी 1943 में। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जो कि भारत के दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में इनोवेशन और तकनीकी पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया, किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, पहले यह समझो कि इंक्यूबेशन प्रोग्राम क्या है। तो क्या होता है कि ये हेल्पिंग प्रोग्राम है, हेल्प करने के लिए, है ना। कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस को शुरुआती जो उसको रिसोर्सेस चाहिए, स्टार्टअप या बिजनेस को वो रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना, जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो स्ट्रेटेजी अवेलेबल करवाना, जो उसको टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर जो भी नेटवर्किंग चीजें चाहिए वो सब अवेलेबल करवाना, ताकि वो सक्सेस हो सके स्टार्टअप या बिजनेस। तो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम होता है ना। स्टार्टअप को प्रमोट करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो अभी एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम आया है, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। किस क्षेत्र में? एक तो टेलीकम्युनिकेशन या फिर आईटी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना, ऐसे स्टार्टअप या बिजनेस को प्रोत्साहित करना जो कि इन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लाने का श्रेय दिया जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। इसे शॉर्ट में कहा जाता है सी डॉट, जिसने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया है। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया। टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G, 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट जो सर्विसेज होती है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इन सभी सेक्टर्स में जो स्टार्टअप है उनको समर्थन देना जो कि इन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आया है एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है, इंक्यूबेशन प्रोग्राम लाया गया है जिसको नाम दिया गया समर्थ, सी डॉट संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या होगा, देखिए, जो भी स्टार्टअप चुने जाएंगे, आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन देकर स्टार्टअप आवेदन देंगे और जो चयनित किए जाएंगे उनको एक तो 5 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जाएगी, है ना, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। साथ ही साथ सी डॉट का जो हेडक्वार्टर है वहां पर 6 महीने तक उन्हें इंटर्नशिप की फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही साथ सी डॉट लैब के जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी चीजें हैं, मशीनें हैं, वो भी उपलब्ध होगी उन स्टार्टअप के लिए। और सी डॉट की जो टेक्निकल लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की टीम है वो भी उनको गाइड करेगी। अब यहां पर सबसे पहला, ठीक है, आपको पता चल गया समर्थ प्रोग्राम है, क्यों आया ये भी पता चल गया। अब यहां पर आपको पता चलना चाहिए कि सी डॉट क्या है। तो देखिए, भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करता है, उसकी एक ऑटोनोमस टेलीकॉम रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के रूप में ये काम करता है ना। रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो इस क्षेत्र में ही स्टार्टअप को बढ़ावा देना, कैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, इनके लिए ये काम करता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1984 में। आगे, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ किस राज्य में खोजे हैं? तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने 110 नए मेगालिथ की खोज की है जो कि हमें देखने को मिलते हैं भारत के केरल राज्य में। मेगालिथ पत्थरों की वो संरचनाएं जो कि लोह पाषाण युग या ताम्र पाषाण युग की है ना। इससे भारत के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। जो लोह युगीन सभ्यता थी, लोह पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, ताम्र पाषाण काल, है ना, ये जो एरा था सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, उसके बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने 110 मेगालिथ पत्थर की संरचनाओं को खोजा है भारत के केरल राज्य में। अगर आप इमेज देखेंगे ना, तो इस तरह की ये पत्थर की संरचना है जो कि भारतीय इतिहास को जानने में आगे हमारी मदद करेगी। केरल के पलक्कड़ में मलम पूजा बांध है ना, उसके पास खुदाई के दौरान यह मेगालिथिक स्ट्रक्चर खोजा गया। मुख्य रूप से ग्रेनाइट स्लैब और स्टोन से बना हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थर यहां पर देखने को मिले हैं और
मेगालिथिक संरचनाएं क्या होती है ये आपको पता चल गया कि पत्थर की संरचनाएं जो इतिहास को समझने में हमारी मदद करेगी। अब खोजी किसने? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये क्या है भाई? तो स्थापना हुई थी 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में एक व्यक्ति, एक अंग्रेज है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत यह कार्य करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। काम क्या है? भारत की जितने भी ऐतिहासिक और पूरा अवशेष है उनकी खोज करना, उनका संरक्षण करना, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं ऐतिहासिक उनकी देखभाल और संरक्षण करना, उत्खनन का कार्य करना, है ना, ये खुदाई का काम भी कर रहा है, और उनका अध्ययन करना, ये सारे काम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। FIG वर्ल्ड कप की वॉल्ट फाइनल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है? FIG वर्ल्ड कप की वॉल्ट फाइनल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है भारतीय जिम्नास्ट जिनका नाम है प्रणति नायक। देखिए, इनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रणति नायक किस खेल से संबंधित है भारत में, या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जिम्नास्ट के लिए जानी जाती है प्रणति नायक। हाल ही में देखिए FIG वर्ल्ड कप, जिसे FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन किया गया है तुर्की के अंताल्या में, और यहां पर इंडियन जिम्नास्ट प्रणति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल फाइनल में वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने नाम किया ब्रॉन्ज मेडल। इस स्पर्धा का जो गोल्ड था वो अमेरिका की जेला हेग ने जीता, और सिल्वर भी अमेरिका की क्लेयर पीज ने अपने नाम किया। तो गोल्ड सिल्वर चले गए, और यहां पर ब्रॉन्ज आया है इंडिया के पास वॉल्ट फाइनल का। ओके, तो FIG वर्ल्ड कप है तुर्की के अंताल्या में इसका आयोजन किया गया। अब यहां पर देखिए, पहले तो हम प्रणति नायक को समझे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। 2019 में और 2022 में उलन बाटोर और दोहा में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने वॉल्ट स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दीपा कर्माकर और अरुणा रेड्डी के बाद इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली तीसरी इंडियन जिम्नास्ट है, और भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाली दूसरी जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर के बाद। 3 जिम्नास्ट जो कि इंटरनेशनल मेडल लेकर आई, दीपा कर्माकर, अरुणा रेड्डी और अब प्रणति नायक, लेकिन ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया है केवल 2 लोगों ने। एक तो है दीपा कर्माकर, रियो ओलंपिक 2016 में प्रोडोनोवा वॉल्ट के लिए जानी जाती है, जो बहुत ही टफ है ना, जिसका तो इंडिया में कोई जिम्नास्ट है ही नहीं। एक तो दीपा कर्माकर हो गई, और अब हो गई प्रणति नायक, जो कि ओलंपिक में भारत को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, क्वालिफाई करने वाली केवल दूसरी इंडियन जिम्नास्ट है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन जो कि FIG वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है, जिम्नास्ट वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड में जिम्नास्ट को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है। स्थापना की गई थी 1881 में बेल्जियम के लीज में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में वर्तमान में। तो यही इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन आयोजन करवाता है किसका? जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप का, और इस साल आयोजन कहां हुआ है? तुर्की के अंताल्या में। आगे आइए। अच्छा, पहला FIG वर्ल्ड कप कहां आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था 1975 में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। यह हर साल मनाया जाता है डे 23 मार्च को। ओके, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ना, उसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1950, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। अब उसकी स्थापना के बाद 11 वर्ष बाद 1961 में पहली बार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया 23 मार्च को। तब से यह हर साल मनाया जाता है। तो उद्देश्य आपको पता चली गया।
कारण आपको पता चल गया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, और इसी उपलक्ष्य में 1961 में पहली बार शुरू किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। पूरे वर्ल्ड में जो मौसम है, वेदर, जलवायु है ना, पानी, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, इन सब से जुड़ी हुई जितनी भी साइंटिफिक सर्विस है उनके इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताना कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मौसम को समझना है, जलवायु को जानना है, आपको डिजास्टर से प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो ये संस्था कितनी ज्यादा कारगर है, इसके बारे में अवेयर करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर 2025 में इस डे की थीम है। तो पहली बार एड्रेस कब किया गया था? ये 1961 में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम भी देख ले, स्थापना तो समझ में आ ही गया है। उद्देश्य भैया पूरे वर्ल्ड में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, इन्वायरमेंट, जलवायु विज्ञान, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देना और सभी देशों के मध्य में मध्यस्थता के साथ काम करना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने फीबा एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फीबा एशिया कप है ना, बास्केटबॉल का एशिया कप है ये, फीबा एशिया कप 2025। इसका आयोजन इस साल किया जाने वाला है सऊदी अरब में, और इंडिया ने हाल ही में इसके लिए क्वालिफाई किया है। इंडिया की जो बास्केटबॉल टीम है इसने क्वालिफाई किया है। तो देखिए, अभी भारत और बहरीन के मध्य में मैच हुआ था। बहरीन को इंडिया ने हराकर फीबा मेंस एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया, जिसका आयोजन सऊदी अरब के जिद्दा शहर में 5 से लेकर 17 अगस्त तक किया जाएगा। और ये फीबा एशिया कप का 31वां संस्करण है, 31वां एडिशन। सबसे पहली बार फीबा एशिया कप की शुरुआत की गई थी, बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं शुरुआत की गई थी 1960 में, और पहली बार आयोजित किया गया था फिलीपींस में। यहां पर विनर भी फिलीपींस रहा और रनर अप रहा था ताइवान। लास्ट 30वां संस्करण फीबा एशिया कप का आयोजन किया गया था 2022 में इंडोनेशिया में, और यहां पर विनर रहा ऑस्ट्रेलिया और रनर अप रहा लेबनान। फीबा एशिया इसका आयोजन करवाती है, लेकिन यहां पर देखिए फीबा की जो एशिया की यूनिट है ना, वो फीबा एशिया कप का आयोजन करवाती है, बास्केटबॉल की प्रतियोगिता है। लेकिन यहां पर जो फीबा है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में जानेंगे। फीबा है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, पूरे वर्ल्ड में बास्केटबॉल खेलों का संचालन करने वाली, उसे रेगुलेट करने वाली ये गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 18 जून 1932 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के मिज में देखने को मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा फीबा एशिया कप से है 2025 में आयोजन कहां पर? सऊदी अरब। तो यहां पर 25 मार्च के सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर और देखेंगे क्वेश्चन आंसर। लास्ट डे के रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? राम सुतार को। गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। फिर ट्यूनीशिया का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया? तो ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन? सर्रा जाफरानी जैनजरी। चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा हमको कहां पर? हवाई। किस देश में आता है? यूएसए का आइलैंड है हवाई। साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह बना है पंजाब राज्य, जिसने साइन लैंग्वेज में पहली बार विधानसभा का प्रसारण किया है। 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह मेजबानी करेगा इंडिया, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो गंटर ब्लॉशल। विश्व जल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है?
तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई यूनेस्को के द्वारा। और बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के हैं हमारे, करंट अफेयर के, रिवाइज हो गए हमारे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये नेफ्रॉन कहलाती है। फिर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। और भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता, है ना, की बात करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है? तो अछूत प्रथा का उन्मूलन, यह दिया गया है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, फंडामेंटल राइट में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? मार्च में ये तो आप इजीली आंसर कर पाओगे तीनों क्वेश्चन का। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे डेली करंट अफेयर में, कल के डेली करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।